हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें IBACIU का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी एस्पिरेंट्स को टफ लगा था, तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ और एग्जाम में आपको किस तरीके से करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें 20 क्वेश्चंस थे और उसमें भी मैंने एनालिसिस दिया था क्वेश्चन का कितने ईजी हैं, कितने डिफ़िकल्ट हैं और कितने छोड़ने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये जो 17 जनवरी को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर, इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे। और एग्जाम में क्योंकि यहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि आपको इस मैथ्स के 20 क्वेश्चंस करने के लिए 20 मिनट्स के आसपास आपके पास बच ही गए होंगे। तो इस 20 मिनट्स के अंदर आप क्या कर सकते थे, ये एक 11 क्वेश्चन तो इसमें ईजी हैं जो आप सभी लोग कर सकते थे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। 5 हमारे पास लेंदी या डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, इनमें से हो सकता है कि आप 2 से 3 कर पाते हैं, वहाँ पे एग्जाम टाइम में प्रेशर भी होता है। और बाकी 4 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो एग्जाम टाइम में पॉसिबल नहीं थे, वो आपको छोड़ना था। ठीक है, और इन लेंदी या डिफिकल्ट में से जितने बाकी आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग हो सकता है इनमें से 5 के 5 कर लेते, कुछ 3 कुछ 4, ऐसे ही रेशियो रहा होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराऊंगा और सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम टाइम में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा लास्ट के लिए छोड़ना है। देखते ही हम कैसे इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मैथ्स आप मुझसे पढ़ सकते हैं। मैथ्स का इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है कंप्लीट RB एप्लीकेशन पे, जिसका प्राइस 999 है। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट और सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपके लिए ऑफिसर बैच अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट तैयारी आप सभी सब्जेक्ट्स की RB एप्लीकेशन से कर सकते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे सवाल भी थे, तो इस वीडियो को देख लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आराम से ही करवाऊंगा आपको, मेरे को कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे कि मुझे कोई स्पीड में मेरी ट्रेन निकली जा रही है तो जल्दी जल्दी ये 20 क्वेश्चन है तो मैं 15-25 मिनट में खत्म करके आगे निकल जाऊँ। मैं आराम आराम से कराऊंगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, लेकिन चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, गिवन आपके बेसिक्स ठीक हो, ऊपर से कुछ नहीं जाएगा, तो आपकी क्लास का जो टाइम जाएगा वो वर्थ इट होगा। देखो, सबसे पहला सवाल छोटा सा है, 1 से सवा लाइन का, तो मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा साथ के साथ हो जाए तो कर देंगे। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 364 मीटर है, एक पोल से 26 सेकंड में पास होती है, तो हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, पोल को क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन क्या करेगी, अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगी। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की का जो लेंथ है वही डिस्टेंस बन जाएगा, डेट इज 364 मीटर में दे रखा है। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 26 सेकंड में, 26 से भाग दे देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया, एक कम और 104 4 14 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देखते ही निकाल दिया होगा। ठीक है, किसी को भी इस क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगी होंगी, जिसने भी टॉपिक पढ़ रखा है, फॉर्मूला पता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पूरी 2.5 लाइन यहाँ पे और 3 लाइन यहाँ पे। पढ़ने में टाइम लगेगा, 45 सेकंड पढ़ने में समझने में चली जाएंगे आपकी, और फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लास्ट के लिए छोड़ देंगे। मुश्किल नहीं है लेकिन लास्ट के लिए छोड़ देंगे, तो अभी फिलहाल मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही ये वाला सवाल है, ठीक है, 6 लाइन का सवाल है, सोल्व करना होगा। ऑप्शंस में कथन कंक्लूजन स्टेटमेंट्स वाला सवाल है, ये भी हम लास्ट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि अभी करना मुझे नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगले सवाल पे चढ़ते हैं। 1.5 लाइन का क्वेश्चन आराम से सोल्व करेंगे। कुछ पैसे को हमने कंपाउंड ट्रस्ट पे दिया, कंपाउंडेड ईयरली। हमें कंपाउंड ट्रस्ट बताना है 30,000 रुपीज पे क्या होगा, 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो सिंपल है, हमें सीधा कंपाउंड ट्रस्ट बताना है। जब कंपाउंड ट्रस्ट बताना होता है, मैंने आपको बताया, हम वहां पे इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 4% का रेट 3 साल के लिए निकालें तो इफेक्टिव क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये होता है 3a प्लस 3a² प्लस a³। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय आप 100 कर देते हैं और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10,000 कर देते हैं। वरना आप पॉइंट्स में अगर आपको याद हो तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, 3a, 2 ब्लैंक बना के 3a² और यहाँ पे हम a³ लिखते हैं। ठीक है, सबको पता होगी ये चीज। तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब करूंगा तो लास्ट के 2 स्पेस में लिखना है 64। 3a², 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 और 4 इंटू 3 12। तो इफेक्टिव जो ब्याज मिलेगा वो मुझे इतना मिलेगा। अगर मेरा प्रिंसिपल इतना है तो ये 100% मानते हैं, 100% इतना तो 1% कितना आ जाएगा, 300। हमें इतना परसेंट बताना है तो 12.4864 इंटू में क्या हो जाएगा, 300। सोल्व करूंगा, मुझे पता है पॉइंट यहां से 2 जीरो है, हटके
ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये, अगर मैंने 0 को एलिमिनेट कर दिया तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगी, चारों ऑप्शन में भी 2 वैल्यू दे रखे हैं, मतलब कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रखा और मेरा आंसर आ चुका है, क्योंकि जैसे ही मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2। यूनिट डिजिट चारों ऑप्शन में अगर देखूं तो 2 इसमें मिल रही है, तो यही आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है या नहीं है ये चीज? अब ये चीज मैंने पूरी की पूरी सोल्व करके आपको समझाई, बाकी अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपने ये चीजें ध्यान से समझी होंगी कि एग्जैक्ट वैल्यू में अगर आंसर आ रहा है तो आपको पता है जैसे ही 4% का आप इफेक्टिव निकाल रहे थे तो आपको दिख जाता कि यार पॉइंट के बाद कुछ ऐसे वैल्यू जा रही होंगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन की सेम है, एक इसकी अलग इसकी अलग, तो मैं देखूंगा सबसे लास्ट में क्या आएगा, जैसे ही मैं 4 का क्यूब करता हूँ 64, लास्ट में आएगा मेरे पास यहाँ पे 4, जो भी इफेक्टिव रेट आएगा उसके लास्ट डिजिट होगी 4, और यहाँ पे है 30,000, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, 2 ऑप्शंस में देखेंगे और मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका होगा। तो एग्जाम में अगर ऑप्शन ध्यान से आपने वेरीफाई करे हैं तो ये क्वेश्चन आपका 20 सेकंड्स में किया जा सकता है, और बाकी एवरेज एस्पिरेंट इसे 30 से 40 सेकंड के बीच में कर सकता है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना था। अगले सवाल पे चलता हूं। अब अगेन हमारे पास 5 लाइन का क्वेश्चन है, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, मैं लास्ट के लिए छोड़ दूंगा, चाहे मुझे आता हो या नहीं आता हो। 3 लाइन से बड़ा क्वेश्चन तो मुझे पढ़ना ही नहीं है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अब ये 1.5 लाइन का आराम से करेंगे। हर्ष कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हर्ष वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज देव 6 years ago। 6 साल पहले हर्ष देव से हर्ष 4 गुना एज का था। देव की प्रेजेंट एज क्या होगी अगर हर्ष 40 साल का होगा 10 साल के बाद। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं प्रेजेंट से 6 साल पीछे चला गया, मैंने हर्ष की एज लिखी और यहाँ पे मैंने लिख दी देव की एज। इनकी एज का रेशियो है कितना, 4:1। ठीक है, प्रेजेंट से 10 साल के बाद क्या होगा, देव कितने साल का होगा, 40 years का, सॉरी हर्ष कितने साल का होगा, 40 years का होगा, है ना। तो प्रेजेंट में कितने का आएगा, 40 - 10 30 years का। प्रेजेंट से भी अगर मैं 6 साल पीछे चला जाऊं तो जब ये रेशियो दे रखा था उस टाइम पे मेरे पास हर्ष की एज कितनी होगी, 24 years। तो 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 को, तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6 को। तो देव की एज 6 साल पहले कितनी आ जाएगी, 6 years। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि 6 साल पीछे था, प्रेजेंट में पूछने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, 12 years। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलेंगे आगे। अब हम ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। जो इजी क्वेश्चन है वो इजियर साइड ही है। इस क्वेश्चन को 45 सेकंड्स आप मान के चलो कि हो जाएगा, या 1 मिनट भी कुछ लोगों ने लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूज करने वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2.5 लाइन का, हम चाहें तो साथ के साथ पढ़ सकते हैं। इसे मैं बहुत ही छोटे तरीके से आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है एक साल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसके अंदर अगर 75% साल्ट है तो उसकी कीमत है 22.5 रुपीज पर लीटर। एक अनोदर साल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसके अंदर 17.5% साल्ट है तो उसकी कीमत है Z रुपीज पर लीटर। और अगर हम 12 लीटर का एक साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लें जिसके अंदर 22.5 लीटर सोल्ट है तो उसकी कीमत है 450 रुपीज। तो हमें जेड का मान बताना है। ये वाला पार्ट मैं आपको क्वेश्चन का कराऊंगा लास्ट में ही, लेकिन फिलहाल आपका ये क्या है, होमवर्क वाला पार्ट है। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए आपने कितना टाइम लगाया इस क्वेश्चन को सोल्व करने में और क्या आंसर तक पहुंच भी पाए आप या नहीं। और इसी क्वेश्चन को मैं विद इन 30 to 40 सेकंड में आपको एग्जाम में कैसे करना वो सिखा दूंगा वीडियो के एंड में। बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो हम किसमें यूज करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम में यूज करते हैं। अगर आपने वो मुझसे पढ़ा होगा तो वो यहाँ पे लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ध्यान से करिएगा। अब ये छोटा सा 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, साथ के साथ किया जा सकता है। क्वेश्चन में कहता है कि जो डिफरेंस होगा एक वैल्यू को अगर मैं 32% इंक्रीज कर दूं और उसी वैल्यू को अगर मैं 28% डिक्रीज कर दूं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 है, तो नंबर बता दो। तो नंबर को अगर मैं x मान लूं तो मैं कहूंगा अगर 32% बढ़ाया तो 132% ऑफ x, और अगर उसे 28% घटाया तो 100 में से 28 घटाऊंगा तो 72% ऑफ x। इनका डिफरेंस किसके बराबर, 180 के। और यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 60% ऑफ x 180। 100% क्या हो जाएगा, आप देखोगे 60 से काटूंगा तो ये 3 टाइम्स 1% ऑफ x 3, 100% ऑफ x कितना हो जाएगा 300। अब ये मैंने जो मेथड लिखा है ये बड़ा मेथड है, आपको ऐसा नहीं करना है, बिगिनर के लिए मैंने बता दिया। आपको पता है मेरे पास कोई वैल्यू होगी x, अब एक बार तो मैं क्या कर रहा हूं उसे 32% बढ़ा रहा हूं, एक बार क्या कर रहा हूं उसे 28% घटा रहा हूं। इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे सर ये +32 है
उसके अंदर माइनस माइनस 28 कर दूंगा तो चेंज कितने का आया मेरे पास 60%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा नंबर्स में वो 60% ऑफ एक्स ही तो होगा, डेट इज 32 माइनस माइनस 28। और यही वैल्यू मुझे 180 के बराबर दे रखी है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 300। डायरेक्टली कर सकते हैं नहीं कर सकते इस सवाल को, जल्दी बताइए। तो ये पूरा निकाल के 132 करना 72 करना इसकी जरूरत नहीं थी। अगले सवाल पे चलता हूं। इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सवाल देखे जाते हैं। कहता है मेरे पास 5 नंबर है जिनका एवरेज 87.8 है। पहले 2 नंबर का एवरेज है इतना, लास्ट के 2 नंबर का एवरेज है इतना, तो थर्ड नंबर बता दो। अब 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल सा, इस तरह के बहुत देखे हैं, कर लेंगे साथ के साथ सोल्व। अगर टोटल 5 नंबर है तो पहले 2 नंबर, बाद के 2 नंबर और 1 नंबर। एवरेज इतना दे रखा है, यहां पे एवरेज कितना है 81.5। अगर मैं डेविएशन निकालूं तो कितना हो गया मेरे पास, ये वाला नंबर इस वाले से कितना कम है, आप कहेंगे सर यहां पे -6.3 का गैप आ रहा है ना। अब आगे के 2 नंबर्स का क्या है, लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज है इतना। यहां पे अगर मैं डेविएशन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या ये 5.7 का डेविएशन आ जाएगा इन 2 नंबर पे। और अगर मैं देखूं यहाँ पे थर्ड, इसका मुझे बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो डेविएशन से अगर हम देखता चलूं यहाँ पे तो 2 कॉमन आ जाएगा, -6.3 प्लस 5.7। मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू में -0.6 का डेविएशन, मतलब मैं कह सकता हूं टोटल जो डेविएशन आया मेरे पास -1.2 का आया। इन चारों संख्याओं की वजह से मेरा जो एवरेज से वैल्यू गिर रही है वो 1.2 गिर रही है, ठीक है। अब जो ये वाला नंबर मैं रखूंगा, इसे एवरेज से 1.2 ज्यादा रख दूंगा तो मेरे पास बैलेंस बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये वाला नंबर हो जाएगा मेरा 87.8 प्लस 1.2 और ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 89। क्वेश्चन हो गया खत्म। जिन लोगों ने डेविएशन कंसेप्ट पढ़ रखा है उन्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने देखा कि यार एवरेज से मेरा डेविएशन कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी जा रही है। अब पहले 2 नंबर की वजह से मेरे पास जो गैप आ रहा है 2 इंटू में -6.3 का फर्क आ रहा है एवरेज से। लास्ट के 2 नंबर की वजह से 2 इंटू में प्लस का 5.7 का फर्क आ रहा है। तो नेट अगर मैं फर्क देखूं इन 4 नंबर की वजह से ये मेरा 1.2 डिक्रीज कर रहा है एवरेज से। तो जो मेरा 5वां नंबर होगा वो 1.2 ज्यादा होगा, तभी तो मेरा इन सब नंबर का मिला के एवरेज इतना बनेगा। ये चीज इस तरीके से देखी जा सकती है, वरना बेसिक तो आप सभी लोगों को पता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल कर देंगे दोनों जगह। मैं कहूंगा 81.5 इंटू में 2 प्लस मेरे पास यहाँ पे 93.5 इंटू में 2 प्लस में x, ये किसके बराबर हो जाएगा 87.8 इंटू में 5 की, ठीक है। ये बेसिक वर्जन हो गया, x का सोल्व करके आप मान निकाल लेंगे, क्लियर। बाकी ये क्वेश्चन जैसे अगर आपको ये वैल्यूज दिख रही है तो मैंने लिख दिया, वरना मन मन में किया जा सकता था। 2 वैल्यू सेम है तो 2 को कॉमन लेके, वहां पे -6.3 है, यहाँ पे प्लस का 5.7 है, तो -1.2 आया, इसमें डायरेक्टली 1.2 ऐड करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा 89, ठीक है। तो इतना भी लिखना नहीं पड़ता, कम टाइम में हो जाता है क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलता हूं। अब अगेन मेरे पास स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया, 3 और 3 6 लाइन है, पढ़ के कंक्लूजन तक पहुंचना टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा, लास्ट में करेंगे। फिर मेरे पास अब 2 लाइन का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। एक इलेक्शन है जिसमें कैंडिडेट एम को 67% वोट मिले और कैंडिडेट एन को 33% वोट मिले। टोटल वोट थे हमारे पास इतने, तो हमें बताना है नंबर ऑफ वोट्स में डिफरेंस क्या है कैंडिडेट्स के। आप कहेंगे सर देखो कोई भी वोट वेस्ट नहीं हुआ, कुछ फालतू की बातें नहीं लिखी हुई। एक को 67 मिले, एक को 33, 67 प्लस 33 कितना 100, टोटल 100 वोट, 100% वोट्स की बात हो रही है। तो सीधा निकाल लेते हैं, 67 में से अगर 33 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 34%। इन दोनों के वोट्स का डिफरेंस है 34%। टोटल वोट्स कितनी है 10,000, तो ये तो 100% के बराबर होगा। 1% किसके बराबर 100 के बराबर हो गया, तो 34% किसके बराबर 3400 के। विदाउट पेन ये सवाल किया जा सकता है। चले आगे। जो इजी सवाल है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, जो 30-30 45-45 सेकंड में आराम से किए जा सकते हैं। अब ये टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया, इस टाइप का बहुत बार हमने क्लासेस में भी देखा है। तो ये अभी लंबा है पढ़ने में, आप चाहें तो साथ के साथ जिनकी स्पीड अच्छी है, जिनको कॉन्फिडेंस है, वो साथ के साथ भी कर सकता है, वरना बाद के लिए हम छोड़ सकते हैं। तो इसे हम एक बार लास्ट में देखेंगे, अभी फिलहाल मैं आगे छोड़ रहा हूं, ठीक। पहले मैं बिल्कुल इजी वाले कर रहा हूं, बाद में हम एवरेज करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट बेस्ड करेंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये एवरेज का सवाल है, ये कई बार हमने इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में किए हुए हैं, तो इसे करना सोल्व करते हैं। जैसे मेरे पास कहा कि x किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। अब यहां पे आप देखिए पावर 2/3 है, पावर 1/3 है। जब भी इस तरह की चीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। अब क्यूब कब करेंगे, जब हम इस 7 को इधर ले जाएंगे,
ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपको पता होंगे अगर आपने एवरेज पढ़ रखा है। तो मैं कहूंगा x माइनस 7 किसके बराबर, 7 की पावर 2/3 प्लस 7 की पावर 1/3। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मुझे डिनोमिनेटर में से 3 हटाना है, पहली चीज तो यहाँ पे मुझे देखो x का क्यूब दिख रहा है, तो मुझे पता है यहाँ पे क्यूब तो करना ही पड़ेगा, तो क्यूब हम करेंगे। और ये डिनोमिनेटर में जो 3 दे रखा है ये भी हट जाएगा मेरा पावर के अंदर, राइट। तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिख देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना। अगर ये फॉर्मूला याद है तो अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब करूंगा तो 343 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 7, और फिर मेरे पास a माइनस बी मतलब x माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो मुझे कहीं भी यहाँ पे ऑप्शंस में पावर किसी की पावर डिनोमिनेटर में 3 वगैरह नहीं दिख रहा, तो ये मुझे एलिमिनेट करना ही है। तो सबसे पहले 7 की पावर 2/3 का क्यूब करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, 7 स्क्वायर बचेगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। या लिख ही देता हूं अभी आप लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर 7 की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा प्लस 3ab, मतलब 7 की पावर 2/3 इंटू में 7 की पावर 1/3 और इंटू में a प्लस बी। अब इन दोनों को प्लस करना मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, और जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 1/3 रह जाएगा, है ना, पावर में। तो इससे बेटर है कि ये वाला मान मेरा इसके बराबर भी था, तो यहाँ पे x माइनस 7 ही रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा मेरे साथ साथ, एक्स क्यूब माइनस 343 है, ये 21x बनेगा, तो माइनस का 21x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस का 21 इंटू में 7 हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 7 और 147 आ जाएगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। 7 3 से 3 कटेगा, 7 स्क्वायर ये आ जाएगा 49, ये बचेगा 7 और प्लस ये 3 इंटू में 3। अब देखो 7 की पावर 2/3, 7 की पावर 1/3, तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 7 की पावर 2/3 प्लस 1/3, दिस विल गिव मी 7 की पावर 3/3, और ये आ जाएगा 7 की पावर 1 मतलब 7 और x माइनस 7। क्लियर हो गया। अब यहां से अगर मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूं, देखो एक्स स्क्वायर वाला कहीं और नहीं है, सिर्फ यहीं पे, और एक्स क्यूब भी यहीं पे है, तो ये तो मेरे पास एज इट इज बचेगा एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर। चारों ऑप्शंस देखो किस किस में है, एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर है, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 126 एक्स। अब ये तो देखो दोनों में सेम है, बस ये प्लस और माइनस का फर्क है, वो भी सिंगल वैल्यू में। तो अगर मैं यहां पे सोल्व करूं तो मेरे पास जो x वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, ये 147x था सॉरी, तो ये x वाला पार्ट है, और जो यहां से x वाला पार्ट मिलेगा वो कट कुट आके मेरे पास 126x ही बचेगा, अगर मैंने ऑप्शन को यहाँ पे देख लिया। तो अब मुझे सिंगल वाले पार्ट पे काम करना है। यहाँ पे मेरे पास माइनस का 343 है, और यहाँ पे मेरे पास प्लस का क्या है 49 और 7 56 है, और यहाँ पे 21 इंटू में माइनस 7, ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस का 147 होगा। तो हमें पता है ये वाली वैल्यू एक माइनस की वैल्यू बनेगी थोड़ी सी छोटी, और यहां पे जाके प्लस होगी, फिर भी 343 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू आएगी। और चारों ऑप्शन में देखो यहाँ पे प्लस का है तो ये भी कट गया, यही मेरा आंसर हो सकता है, यहाँ पे माइनस 252 ही आएगा, चाहे आप सोल्व करके देख लेना। क्लियर, तो मेरा आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 126 एक्स माइनस दिस। क्लियर, चलें क्या अगले सवाल पे अब हम। आई होप सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 लाइन का है, आपके ऊपर है, आप साथ ही साथ करना चाहो या बाद में करो। ऑल्दो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारे पास 3 वैरायटी ऑफ पल्सेस हैं, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अगर मैं इन्हें 9:2:1 में क्या कर दूं, मिला दूं, और जो इसके बाद एमआरपी रखे हैं हम वो फिक्स कर दें 238, और शॉपकीपर उस पर 1/n का डिस्काउंट दे दें एमआरपी पे, तो उसे फिर भी 40% का प्रॉफिट हो जाता है।
तो हमें बताना है n का मान क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो हमें पढ़ के पता चल गया यार ये लंबा क्वेश्चन है, टाइम लेने वाला है, तो इसे भी मैं लास्ट के लिए छोड़ूंगा और बाद में हम इसे सोल्व करेंगे। डुएबल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें मल्टीपल चीजें पूछी गई हैं, तो अगेन इस क्वेश्चन को हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे। अगला सवाल मेरे पास आया कि छोटा से छोटा नंबर इसमें क्या ऐड कर दिया जाए जिससे कि 9 से डिविजिबल हो जाए। अब बहुत छोटा सा सवाल है, कर लेते हैं। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट मेरी 9 से कटनी चाहिए। इसकी सारी डिजिट्स का सम अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा, 11, 18 और 3 21। 21 तो 9 से नहीं कटता है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर 27 मुझे पता है कटता है, वरना आप इस 21 को भी 2 + 1 3 कर देंगे। 3 में क्या जोड़ू मैं कि 9 से कट जाए, आप कहेंगे सर 6 कट जोड़ दें कि 9 से कट जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर, खत्म। पढ़ते पढ़ते विदाउट पेन करने वाला सवाल, फिर से एक बहुत बड़ा खतरनाक सा सवाल आ गया, ये लास्ट के लिए छोड़ेंगे। बाकी ये असर्शन वाला सवाल है तो ये मैं कराऊंगा भी नहीं, ये आपको खुद से ही ट्राई करना है, वरना रीजनिंग में आप पढ़ना। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक आर्टिकल को 5600 रुपीज में बेचा जाता है और उस पे गेन उसे इतने का हो रहा है, तो गेन परसेंट बता दो। कितना प्यारा सा सवाल। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में अगर प्रॉफिट को घटा दूं मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4000। 4000 पे 1600 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना परसेंट है ये इसका, आप कहेंगे सर 1% होगा, 40। 40 से इसे काटूंगा 1600 को, तो मेरे पास यहां पे कितना आ गया, 40% आ गया या नहीं आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो आगे, फिर एक लाइन का सवाल आ गया, कितने साल के अंदर हमारे पास जो पैसा है 44% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से वो अपने आप का 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर 12 टाइम होना है, तो मेरे पास कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल का कितना बन जाएगा, 12p बन जाएगा। कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 11p बढ़ गया। p से कितना बढ़ गया, 11p बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 1p से 11p, 1100% बढ़ा या नहीं बढ़ा। एक साल में 44% बढ़ता है, तो 1100% कितने साल में बढ़ेगा, 44% से डिवाइड कर दो, ये आपका आ गया टाइम। ठीक है, वरना आप जो फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 11p का मिला। ध्यान रखना यहाँ पे 12p अमाउंट है, 11p का सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 11p का प्रिंसिपल इंटू रेट जो है 44% इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, तब भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, 42% मत देखो जब यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, तो ये सॉल्व करूंगा, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11 से काटूंगा 4 और 4 से 100 को काटूंगा 25। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें भी कुछ नहीं था ऐसा। और 20वें नंबर का क्वेश्चन भी हमारे पास डेडलाइन का है, तो साथ के साथ सोल्व कर लेते हैं। एक मिक्सचर के अंदर अल्कोहल और वाटर दे रखा है, उसका रेशियो हमें दे रखा है 4:7। कहता है कि इसके अंदर जो वाटर है वो 9 लीटर ज्यादा है अल्कोहल से, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर बतानी है मिक्सचर के अंदर। अब देखो रेशियो में अगर मैं देखूं तो वाटर कितना रेशियो ज्यादा है, 3 रेशियो ज्यादा। क्वेश्चन में कहता है ये 9 लीटर ज्यादा है, तो कितना, 1:3 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। वाटर बताना है तो वाटर कितना हो जाएगा, 7 × 3 लीटर, डेट इज 21 लीटर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। बाकी आप ये चीज भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो जब 4:7 है, तो मेरा जो वाटर की क्वांटिटी है वो हो सकता है 7 का मल्टीपल मिले, और चारों ऑप्शन में 7 का मल्टीपल देखा जाए तो यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में रिस्क ना लेते हुए पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये चीज भी देखी जा सकती है क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसे। तो हमने अगर मैं देखूं तो जो ये 11 या 12 सवाल मैंने अभी आपको कराए, ये सारे के सारे इजी थे। ठीक है, जो आप एग्जाम टाइम में 6 से 7 मिनट में या मैक्सिमम 8 मिनट में कर सकते थे, और अगर आप 20 मिनट मैथ्स के लिए बचा के चल रहे थे तो अभी भी आपके पास कितने मिनट, 12 मिनट है, और इन 12 मिनट में रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। अब इनमें से रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको एक एक करके फिल्टर करने पड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको कब करना है। यह आपकी प्रैक्टिस पे, आपके किस तरीके से आपने पढ़ा है उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। अब सेकंड पार्ट आता है, एक पार्ट तो हो गया हमारा कि हमने बेसिक क्वेश्चन कर दिए। अब दूसरा पार्ट आता है कि कौन से क्वेश्चन हमें सेकंड गो में करने हैं, लेंदी या फिर, देखो लेंदी में भी दो चीजें मैंने बताया, एक हो गया डिफिकल्ट, एक होता है एग्जाम के टाइम में कर पाना ही पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है वैसा।
तो हम अब ये डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो जनरली होते हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और उस पर 4 फिर कंक्लूजन लिखे होते हैं, क्योंकि पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर देते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, स्टेटमेंट वाले। तो स्टेटमेंट वाले भी मैं आपको कराऊंगा, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं, जैसे ये स्टेटमेंट वाला ये भी मैंने छोड़ दिया। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद मेरे पास ये सवाल आया बिल्कुल सिंपल, मतलब बिना स्टेटमेंट का, तो ये मैं करने की अब कोशिश करूंगा कि भैया देख लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है। कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में है एक स्कूल में, वो 13:9 है। तो मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 13:9 है। आगे बढ़ते हैं, एन स्टूडेंट को मूव करा दिया गया किससे, मॉर्निंग शिफ्ट से आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट थी, यहां से एन स्टूडेंट को माइनस कर दिया और आफ्टरनून शिफ्ट में ये प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो रेशियो बना वो कितना बन गया, वो बन गया 19:14। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि हमने 153 न्यू स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाया और आगे की चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये चीज तो चलो हम देखते रहेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि अगर मुझे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जब मैंने दो, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं पूरा एक बार के में नहीं पढ़ सकता, यहां से यहां तक जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे दिमाग में खुद से एक चीज आनी चाहिए यार कि एन स्टूडेंट यहां से घटे और एन स्टूडेंट यहां पे बढ़े, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पहले थे और जो अब हैं क्या वो सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, तो उनका रेशियो भी सेम होगा। तो पहले मैं रेशियो ही सेम कर लेता हूं कि मैंने कहा 13 + 9 22 है और ये मेरे पास 19 + 14 33 है। अगर इनका रेशियो सेम करना है तो ये इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेशियो सेम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा 39:27 और यहां पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 38:28। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? तो अब दोनों जगहों पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, सेम है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 1 स्टूडेंट हमने कम करे और यहाँ पे 1 स्टूडेंट हमने क्या करे, बढ़ा दिए। तो ये 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन में दे रखा है। इतना मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस लाइन से और कुछ मैं निकाल नहीं सकता यहाँ पे। ठीक, कहता है 153 न्यू स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं और मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में 6:11 में जाते हैं। तो अगर ये 6:11 में जा रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि कंबाइंड कितने हो गए, टोटल 17 रेशियो, और ये टोटल कितने हैं, ये 153 हैं। कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, और 9 टाइम्स अगर ये जाएगा तो 6 × में 9, ये हो गया 54, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 99। तो 54 स्टूडेंट मॉर्निंग शिफ्ट में ऐड होने हैं और 99 स्टूडेंट्स मेरे इवनिंग शिफ्ट में ऐड होने हैं। ये चीज मुझे यहां से समझ में आ गई, इस लाइन का भी काम खत्म हो गया और कुछ नहीं निकाला जा सकता। अब कहता है जो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स मॉर्निंग शिफ्ट में है जो, और जो आफ्टरनून शिफ्ट में अब फाइनली न्यू एडमिशन के बाद वो 24:19 है, तो एन का मान बता दो। अब हम कैसे करेंगे, आप कहोगे सर देखो मेरे पास मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में एन स्टूडेंट जोड़ने के बाद, मतलब यहां से एन घटा के और यहां एन जोड़ने के बाद इतने थे, तो रेशियो मेंटेन्ड है यहाँ पे, इसे मैं x मान सकता हूँ, इसे x मान सकता हूँ। तो मैंने कहा 38x तो मॉर्निंग शिफ्ट में पहले थे मेरे पास, अब कितने और जुड़ गए, 54 स्टूडेंट्स और जुड़ गए। इवनिंग शिफ्ट में पहले 28x स्टूडेंट्स थे, आप चाहें तो इसे ब्रेक कर लें 38, या फिर ब्रेक करने का फायदा नहीं क्योंकि 1:n के बराबर है, तो मुझे x का मान निकालना होगा, तो मैं इसे काट नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि रेशियो मेंटेन ही किया हमने। तो 38x + 54, और यहां पे मेरे पास क्या है 28x प्लस इवनिंग शिफ्ट में कितने स्टूडेंट जुड़े, 99 जुड़े। रेशियो कितना बन गया, 24:19। हमें बताना किसका मान है, हमें बताना है x का मान। सोल्व करके आप आंसर निकालेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर है ये, देखो टाइम लगेगा यहाँ पे इस कैलकुलेशन का, हम सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ नहीं कर सकते। या तो आप कहेंगे सर ऑप्शन में मदद ले लेते हैं ऑप्शन की कि x की जगह कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं कर सकते डायरेक्टली, बेटर है कि हम बेसिक से ही सोल्व करें, कोई गलती ना करें। तो पहले यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 27 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 19। कुछ और कट सकता है क्या यहाँ पे, और कुछ नहीं कट सकता, तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x वाले एक साथ करेंगे, 19 × 19 361, तो 361x ये आ गया। 28 × 12 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 12 × 8 96, 9 कैरी फॉरवर्ड,
24 और 9 33x, इसमें से ये घट जाएगा। इधर सोल्व करेंगे तो 27 इंटू में 19, 19 7 जा 133 और 19 2 जा 38 और 13 51। और यहां पे अगर मैं देखूं 99 इंटू 12 तो 100 माइनस 1 है ये, तो 100 इंटू 12 1200 और उसमें से माइनस 12 कर दूंगा तो 1188। अब बड़ा ये है, बड़े में से छोटे वाला घट जाएगा, सब जगह प्लस, ये तो मुझे पता चल रहा है कि ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बचेगी 25x और ये वाली वैल्यू मेरे पास बचेगी 88 में से 13 को घटाऊंगा तो मेरे पास 75 बचेगा, 11 में से 5 को घटाऊंगा तो 6 बचेगा। x का मान कितना आ गया, 25 से काटा 2 टाइम्स 50, 175 7 टाइम्स, दिस विल बी माय आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। अब ये वाला सवाल है, देखो अब जिसको इस तरह का सवाल करना आ गया वो उसके लिए तो बहुत आसान है, वरना बच्चे फंसे रह जाएंगे इसमें। जनरली हम क्या होता है जब मिक्सचर के क्वेश्चंस करते हैं उसमें वोटर को मानते हैं, वोटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन इस वाले सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे। क्यों समझ पाएंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा। कहता है मेरे पास एक सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें अगर 7.5% सोल्ट है तो मिक्सचर की कीमत कितनी हो गई, 22.5 रुपीज पर लीटर हो गई। ठीक है, अगर मेरे पास अनोदर सोल्ट और वाटर का मिक्सचर होता जिसमें हमारे पास 17.5% सोल्ट है तो हमारे पास कीमत आती है ₹1 पर लीटर। और एक और मिक्सचर है जो 12 लीटर है हमारे पास सोल्ट और वाटर का, जिसमें सोल्ट 22.5% है, तो उसकी कीमत 12 लीटर की कितनी है, 450। तो हमें जेड का मान बताना है। अब पहली चीज तो आपके दिमाग में आएगी, यार हम मिक्सचर जो जनरली बेसिक क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को हम मानते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है। और अगर वाटर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता तो आप कहते हैं सर ये 7.5% का क्या है वैल्यू, हमें 22.5 दे रखी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं मिक्सचर के अंदर 7.5% अगर 1 लीटर में निकालूं, 1 लीटर का 7.5% मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे सर 75 मिलीलीटर हो गया, है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 75 मिलीलीटर मेरा कितने का है नमक, 22.5, क्योंकि यहां पे पानी का पैसा तो हम लगा नहीं रहे। ठीक, तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा भैया ये बता दो कि 17.5% अगर सोल्ट हो तो कीमत कितनी होगी, 17.5% का मतलब 175 ml। तो इसकी कीमत आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो 1 ml की कीमत, इसका 0.3 टाइम्स जा रहा है, 1 ml की कीमत 0.3 है, इसमें 0.3 से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल लूंगा। और 0.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। और अगर हम इस तरीके से करते भी तो ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट थी इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे पानी की वैल्यू है, पानी फ्री नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ गई। तो पानी को यहां पे फ्री कंसीडर नहीं किया जा रहा। जनरली एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चन को ऐसा कह देता कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर टाइप ए लिक्विड और टाइप बी लिक्विड है तो हम फिर यहां पे कंफ्यूज नहीं होते कि पानी को फ्री माने या ना माने। जनरली फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर एक स्टेटमेंट है दूसरी डायरेक्ट पूछी है और चीज भी दे रखी है तो हमें पानी की भी कीमत माननी पड़ेगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया तो अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इक्वेशन बना लेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो 1 लीटर की बात करें तो मुझे क्या रहा है कि यार 1 लीटर कितने का है, 22.5 का है। 22.5 को सिंप्लीफाई करूंगा तो 45/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। 7.5% सोल्ट है मतलब 75 ml क्या हो गया, सोल्ट हो गया। और बचा हुआ कितना होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर 1 लीटर में 1000 ml होता है तो 925 लीटर क्या ml क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा वाटर। और इसकी कीमत क्या इतनी हो गई, मैंने 1 लीटर की कीमत निकाल ली कि इसमें 925 लीटर वाटर ml वाटर है, 75 ml सोल्ट है और ये हो गया इतना। ठीक है, बेसिक इक्वेशन से समझा रहा हूं फिर डायरेक्ट करूंगा। अब सेकंड केस में क्या कहता है, 12 लीटर की कीमत कितनी है, 450, तो 1 लीटर की कितनी होगी 450 भाग 12 और इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, 6 से कट जाएगा तो 3 और ये 75। इसमें क्या है मेरे पास, 1 लीटर की कीमत ये आ गई। अब इसमें 22.5% सोल्ट है, 22.5% का मतलब कितना हो गया
225 ml क्या हो गया सॉल्ट, तो बचा हुआ कितना होगा 1000 में से ये घटा देंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 775। ये क्या है मेरे पास वाटर है। हमें किसका मान बताना है, हमें मान बताना है कि अगर मेरे पास 17.5% सोल्ट हो, मतलब 175 ml सॉल्ट और 825 ml क्या हो जाए वाटर हो जाए, तो इसकी कीमत क्या होगी 1 लीटर की। ठीक, तो दो इक्वेशन है, एस और डब्ल्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका, ये सभी लोगों को आता है। लेकिन यहां पे आप परसेंटेज में चीजें दे रखी थी तो मेरे लिए चीजें करना थोड़ा सा आसान हो गया। आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, यहां पे जब मेरे पास यहां पे सोल्ट कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर यहां पे जब 150 सोल्ट बढ़ा है, यहां पे नीचे वाले से ऊपर वाले पे, नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं, तो जब मेरा इसमें 150 सोल्ट बढ़ा तो वाटर भी कितना घटा, 150 ही तो वाटर घटा 150 ml। तो मेरे पास प्राइस कितना बढ़ गया, इसमें से अगर मैं इसे घटाऊं तो मेरे पास 75 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 30/3 डेट इज 10। सॉरी 2 है, ये मैंने गलती से 3 लिख दिया, तो ये मेरे पास यहां पे आ जाएगा बाई 2 डेट इज 15। तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि 150 ml सोल्ट में बढ़ जाए और अगर मेरे पास 150 ml वाटर घट जाए तो मेरी वैल्यू कितनी बढ़ती है, मेरी वैल्यू 15 रुपए से बढ़ जाती है। अब इसी में मैं क्या करूं, अगर इसके अंदर हमें कितना चाहिए 175, अगर मैं इसमें 100 ml क्या करूं सोल्ट को बढ़ा दूं और क्या करूं 100 ml, क्योंकि सोल्ट बढ़ गया टोटल तो 1 लीटर ही है, तो 100 ml क्या कर दूं वाटर को घटा दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 825 ml कितना वाटर और 175 ml सोल्ट। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, आप कह रहे हैं सर इसमें से मैंने 150 बढ़ा रहा था तो 15 रुपए मेरी कीमत बढ़ रही थी, 100 बढ़ाऊंगा तो कितनी बढ़ेगी 10 रुपए, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/2 प्लस 10, तो ये था 22.5 प्लस 10 डेट इज 32.5। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोट एंड स्ट्रीम में भी हम इस तरह के सवाल देखते हैं, जब दिस प्लस दिस ये कांस्टेंट रह जाए, इसका और इसका सम कांस्टेंट हो और इसमें भी इसका और इसका सम इसके सम के बराबर हो, तीसरे पार्ट में भी वो हो, तो हम डायरेक्टली ये देख पाते हैं कि जैसे मैंने देखा कि जैसे ही मेरे पास यहाँ पे क्या है सोल्ट कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 150 बढ़ रहा है, वाटर कितना कम हो रहा है 150 कम हो रहा है, तो कीमत पे कितने का फर्क आ रहा है, कीमत पे फर्क आ रहा है हमारे पास 15 रुपए का। तो एक या फिर आप कह सकते हैं 10 ml सोल्ट और 10 ml वाटर की वजह से कीमत पे कितने का फर्क आएगा, ये 10 ml बढ़ जाए सोल्ट और 10 ml वाटर कम हो जाए तो कीमत पे फर्क आएगा 1 रुपए का, और 100 कर दूं तो कीमत पे कितने का फर्क आएगा 10 रुपए का, तो 10 रुपए से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये पूरा समझाने के लिए मैंने ये सारी की सारी कहानी लिखी है, अगर आप बेसिक से करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं कि इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को घटाता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, आप कहेंगे सर 150 वाटर माइनस 150 सोल्ट माइनस 150 वाटर, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। आप यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं कह सकता हूं यहां पे 100 सोल्ट माइनस 100 वाटर, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगी। और इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट है ये, इसे थर्ड मान लो, पहली और तीसरी इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगी और आंसर आ जाएगा मेरा 22.5 प्लस 10 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 32.5। इसे ध्यान से देखिएगा, समझिए, अभी मैं इसे डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं आपको एग्जाम में कैसे करना है। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो चुटकियों में आप कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, फटाफट से इस चीज को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। बेसिक मैंने बताया, थ्योरी बताई सिर्फ आपको इस क्वेश्चन की। डायरेक्ट अप्रोच पे हम आ रहे हैं। देखो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं अब ये सारा मिटा रहा हूं। बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज का सवाल आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं भैया मेरा सॉल्ट क्या है, यहाँ पे 7.5% है और यहाँ पे 22.5% है। सोल्ट में कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला, आप कहेंगे
सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है मेरी 7.5 से 12.5 है, 15% जब मेरा क्या हुआ, सोल्ट इंक्रीज हुआ, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? आप कहेंगे सर यहाँ पे 22.5 है, यहाँ पे 450 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 12 लीटर का दे रखा था तो 1 लीटर का निकालूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा 75/2। ठीक है, इसे भी अगर सोल्व कर लूं मैं तो ये 37.5 है। तो जब मेरी सोल्ट की कंसंट्रेशन 15% से बढ़ी तो मेरे पास जो वैल्यू है सॉल्यूशन की वो कितने से बढ़ गई? 15 रुपीज से बढ़ गई, है ना। हमें कितनी सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है? यहाँ पे 7.5 था, हमें 17.5 तक बढ़ाना है। तो अगर मुझे 10% सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो प्राइस भी कितने से बढ़ेगा? आप कहेंगे सर 15% पे 15 रुपए बढ़ रहे थे, तो 10% पे 10 रुपए से प्राइस बढ़ जाएगा। और पहले कितना था? 22.5, तो अब कितना हो जाएगा मेरा? 32.5। क्या कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया? ठीक है, मैं कभी ये नहीं कहता यार पेड क्लासेस में आओगे तभी मैं अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा। अगर मैं यूट्यूब पे भी क्लास ले रहा हूं तो मैं अपना हमेशा 100% देता हूं, आपको हर एक चीज दिखाता हूं। वरना बड़े आसानी से किया जा सकता था कि हाँ पेड वाले बच्चे होंगे तो डायरेक्टली मैं आता है यहाँ पे यूट्यूब पे ये सॉल्यूशन लिख देता है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको कभी समझाता ही नहीं कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो रही हैं। सिर्फ ये लिखता, आपको लगता सर ने तो जादू कर दिया, कैसे आंसर निकाल लिया 1 मिनट के अंदर। ठीक है, समझ किसी को आता नहीं कि हुआ क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में, और आप अपना 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब की बार दोबारा आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड चाहिए, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, चलता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से मेरा स्टेटमेंट बेस्ड है तो मैं लास्ट के लिए छोड़ूंगा, जो सोल्व किया जा सकता है वो मैं कराऊंगा। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये आसानी से सोल्व किया जा सकता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसे 2 पाइप से फिल किया जाता है। पहले पाइप 52 मिनट में पूरा का पूरा सिस्टम को फिल कर सकता है, और जो मेरा सेकंड पाइप है वो 60 मिनट्स में सिस्टम को फिल कर सकता है। ठीक, तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो मैं टोटल वर्क या सिस्टम की कैपेसिटी को क्या मान लेता हूं? इन दोनों का एलसीएम। हमें पता है 52 क्या होता है? 13x4 होता है, और 60 क्या होता है? 15x4। क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे 13x4 है तो मैंने कॉमन पार्ट से ही स्प्लिट करा 4 और 15। अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 13x15 में 4, यही आएगा। बिल्कुल, यहां से अगर इनकी कैपेसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं कि 1 मिनट में कितना भरेंगे। तो 13x4 था, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आया? 15, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 15 और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 13। इतना मैंने फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन में सोल्व कर लिया। अब आगे बढ़ता हूं। कहता है दोनों पाइप्स को हमने खोल दिया कुछ टाइम के लिए, बट क्योंकि दोनों पाइप क्लोग्ड थे, जिसकी वजह से पहले पाइप से फुल कैपेसिटी का 13/20 पार्ट ही निकल पा रहा था, और सेकंड पाइप से 3/4 पार्ट ही फुल कैपेसिटी का निकल पा रहा था। अब अचानक से क्या हुआ? ये ऑब्स्ट्रक्शन हट जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन जो ये क्लोग हो रखा था, पाइप जाम हो रखा था, वो अपने आप से सही हो जाता है, और उसके बाद सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम लगता है? 15 3/5 मिनट लगती हैं। तो हमें बताना है कितने टाइम तक जो पाइप थे वो क्लोग्ड थे। तो इस तरह के सवाल बहुत हमने टाइम एंड वर्क में किए, डायरेक्टली करते हैं। देखो, इतने इतने मिनट में ये सिस्टम को फिल कर सकते थे, टोटल कैपेसिटी मैंने इतनी मान ली, 1 मिनट में ये इतना भरता है पहला पाइप, दूसरा इतना भरता है। अगर ये क्लोग्ड है तो पहला पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा? क्वेश्चन में दे रखा है ये अपनी कैपेसिटी का 13/20 ही डाल पा रहा है, तो 13/20 इतना 1 मिनट में डालेगा। पाइप बी की बात करूं, ये भी क्लोग्ड है, तो ये कितना डाल पा रहा है? 3/4 अपनी कैपेसिटी का। तो जब तक दोनों के दोनों पाइप क्लोग्ड हैं तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना डालेंगे? इतना पानी डालेंगे। तो मैं मान लेता हूं ये टी टाइम तक क्लोग्ड रहे होंगे। फिर अलग से, मतलब एकदम जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन इनकी हट जाती है तो ये अब फुल कैपेसिटी से काम करेंगे। अगर कंबाइंड कैपेसिटी देखूं दोनों की तो 28। अब दोनों 28 फुल कैपेसिटी से काम करेंगे। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हट गई, कितने टाइम में टैंक को फिल कर देंगे? 15 3/5। अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास 78/5 आ जाएगा। और अब सारे मिला के टैंक को फिल करने का ही काम कर रहे हैं। यहां पे पहले इतना काम हुआ, फिर इतना, टोटल काम कितना करना है? 13 × 15 × 4। सोल्व कर लो। अब 60 × 13 करेंगे तो 6 3 जा 16 × 3 13, तो 60 × 13 13 6 जा 78, तो ये आ गया 780 टोटल वर्क। अब सोल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे देखो 15, ये मेरे पास 3 आएगा, ये 4 आएगा। 3/4 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो,
वरना मैं खाली अगर 4 को कॉमन लूं तो 3 इंटू 13 39, ये हो जाएगा मेरे पास 78। यहां पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 78 यहां पे भी है, इसलिए मैंने नहीं काटा क्योंकि 70 मुझे यहां पे भी दिख रहा था। तो 28 इंटू में 78 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 780। आप 78 सब जगह काट दीजिए 10। अब मेरे पास 1/40 कितना बचेगा, 28/5 इधर जाके घटाऊंगा तो मेरे पास 50 माइनस 28 22/5 बचेगा। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर, तो मेरे पास ये 88/5 बचेगा। और 88/5 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 17 3/5। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो ये 1.5 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में बड़ा आराम से क्वेश्चन काफी लोगों ने कर लिया होगा पढ़ने के बाद। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए टाइम लगा, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अब ये वाला सवाल करते हैं, देखो 3 लाइन का, ये भी डुएबल है टाइमली। एक शॉपकीपर 3 वैरायटी ऑफ पल्सेस को बेचता है, सॉरी मिक्स कर, एक शॉपकीपर 3 वैरायटी ऑफ पल्सेस को खरीदता है। एक की कीमत ये है, एक की कीमत ये है, एक की कीमत ये है, और उन्हें मिक्स कर देता है 9:2:1 में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसने मिक्सचर बनाया तीनों का और उसे का फिक्स एमआरपी कर दिया कि यार मैं 238 रुपीज के हिसाब से उसे बेचूंगा, ठीक है। उस पे वो 1/n का डिस्काउंट देगा। तो एमआरपी पे अगर 1/n का डिस्काउंट दिया जाए तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर n का पड़ रहा था, 1/n का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने का बेचेगा, n-1 डिवाइडेड बाय n, इतने का बेचेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। और इसके बाद भी वो 40% प्रॉफिट अर्न कर लेता है। प्रॉफिट किस पे अर्न किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। 40% मतलब 2/5, तो 5 का पड़ रहा है तो 7 का। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट दे रखी है, हमें n का मान बताना है। तो n का मान कब निकाल पाऊंगा, जब मुझे कॉस्ट प्राइस का मान पता होगा। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, जब तीनों वैरायटी को मिक्स करके मैं उसका एक एवरेज वैल्यू निकालूंगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब या तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि यार 132 को 9 से मल्टीप्लाई, 160 को 2 से और 192 को 1 से, और फिर डिवाइड कर देंगे 9 + 2 + 1 12 से, और आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा है डेविएशन मेथड को यूज करके। तो डेविएशन से मैं करा देता हूं, 9 to 1 है, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाए, क्योंकि वैल्यूज तीनों एक आसपास है। ये 160 है और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 192। अच्छा, अगर मैं एवरेज मान लू, कितना एवरेज मान लू 160, तो डेविएशन आएगा 0 का, यहाँ पे -28 का आएगा और यहाँ पे +32 का आएगा। नेट डेविएशन अगर मैं निकालूं तो 9 × 28, तो ये वाली वैल्यू तो मेरे पास हो जाएगी 252 माइनस का, ये प्लस का 32 160 से कंपेयर किया था। तो ये टोटल डेविएशन मेरे पास आया है यहाँ पे 220 का, है ना, -220। जो न्यू एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है मेरा, जो मैंने माना था एवरेज, उसमें हम क्या कर देते हैं, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये कितनी है, 12। तो मेरा आंसर होगा 160 - 220 डिवाइडेड बाय 12, जिसे अगर मैं काटूं यहाँ पे तो 4 से काट सकता हूं, तो ये आ जाएगा 3, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 55। इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 480 - 55 डेट इज 425 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 425 डिवाइडेड बाय 3। अब सोल्व कर लेंगे, n का मान बता देंगे। काटना स्टार्ट करते हैं, 5 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 85, 7 से ये कटना चाहिए, 3 जा और 4 जा, 17 से कटेगा 2 और ये बचेगा मेरे पास 5। और अगर मैं क्रॉस मल्टी 2 को इधर ले जाऊं तो n-1 डिवाइडेड बाय n किसके बराबर, 2 इधर आएगा 6 और ये आएगा 5/6। तो कंपेयर करूं तो n 6 को रिप्रेजेंट करता है, 6 - 1 5, तो n का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को बड़े आराम से समझ में आ गया है। बेसिक कंसेप्ट पकड़ के चलोगे, एग्जामिनर कैसा भी मुश्किल से मुश्किल सवाल बना दे, आप कभी फंस ही नहीं सकते। अब ये वाला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, बाद के लिए करेंगे, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता ना देखा हो पहले, ये हम कर चुके। ये फिर से एसर्शन रीजनिंग, ये तो मैं कराऊंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बचे हैं, एक एक करके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टेटमेंट बेस्ड जो भी सवाल आए हैं मैं वो सॉल्व कराता हूं आपको।
क्लियर? आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, दो लोग हैं रवि और राजीव, उन्हें 960 मीटर लॉन्ग रेस करनी है। ठीक है, ट्रैक की लेंथ इतनी ही है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है यह बताने के लिए कि राजीव रवि को 3/8 ट्रैक लेंथ पे पकड़ लेता है? ठीक है, चलूं आगे। तो अगर मैं दोबारा से इसे क्वेश्चन को रिफ्रेश करूं तो इसका कहने का मतलब यह है, मेरे पास एक पर्सन है राजीव और एक पर्सन है रवि। ट्रैक की लेंथ कितनी दे रखी है? ट्रैक की लेंथ हमें दे रखी है 960। कहता है कि 3/8 ट्रैक लेंथ पे राजीव और रवि मिल जाएं। तो राजीव और रवि कहीं से भी स्टार्ट कर रहे होंगे। राजीव को आरजे मान लेता हूं और इस रवि को खाली आर मान लेता हूं। तो 3/8 ऑफ 960 अगर मैं निकालूंगा तो ये 120, और ये मेरे पास यहां पे आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके यहां पे 360 मीटर की दूरी पे ये मिलने चाहिए। ये किस स्टेटमेंट से प्रूव होगा? जो आगे की स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट, रवि इज अलाउड टू स्टार्ट 5 सेकेंड्स बिफोर राजीव स्टार्ट रनिंग। रवि 5 सेकंड पहले चलना स्टार्ट कर दे रवि से। ठीक है, 5 सेकंड पहले मान लो रवि ने चलना स्टार्ट भी कर दिया। यहां से अगर मैं नीचे बनाऊं तो 5 सेकंड या रवि चल भी लिया, तो भी हमें क्या पता चला? क्या हम बता सकते हैं कि यहां पे मिलेंगे? नहीं बता सकते। तो इस स्टेटमेंट से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग पाया। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि रवि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। अगर रवि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा तो इससे भी इंडिविजुअली मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा कि यहां पे ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और पहली और दूसरी स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दूं तो मुझे यह समझ में आया कि यार 5 सेकंड पहले चल दिया और 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो 40 मीटर ये आगे होगा जब राजीव चलना स्टार्ट करेगा। तो मैंने दोनों को कंबाइंड भी देख लिया, इंडिविजुअल भी देख लिया। अब भी मैं ये साबित नहीं कर सकता कि ये दोनों 360 मीटर आगे मिलेंगे। तो इन दोनों से, कंबाइंड से भी और इंडिविजुअल से भी, मैं नहीं बता सकता। तीसरा कहता है राजीव रैन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कि राजीव 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। अगर मैं खाली स्टेटमेंट 3 को देखूं, इन दोनों को भूल जाऊं, तो क्या मैं बता सकता हूं मेरा आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो इंडिविजुअली तो ये वाली स्टेटमेंट भी काफी नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट भी काफी नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट भी काफी नहीं है। अब इन दोनों को तो कंबाइन करके देख लिया था, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तीसरी वाले को भी अगर मैं इससे कंबाइन कर दूं, मैं कहूंगी सारी स्टेटमेंट को मान के चलता हूं, क्या अब तक मेरा आंसर तब आ जाए। तो अब मैंने राजीव को मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और यहां पे रवि चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से और 5 सेकंड पहले चलना स्टार्ट करता है। तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके सोल्व करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे, अगर क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 और 8 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड की। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? आप कहेंगे सर 40 मीटर का है, क्योंकि रवि 40 मीटर आगे से चल रहा है। 40 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर 10 सेकंड। तो 10 सेकंड राजीव चलेगा, तो 10 सेकंड के बाद राजीव क्या करेगा? रवि से मिल लेगा। राजीव की स्पीड है कितनी? 10 नहीं, सॉरी 20। राजीव की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड में राजीव कितना डिस्टेंस तय करेगा? क्योंकि राजीव जो डिस्टेंस तय करेगा उस टाइम पे दोनों मिलेंगे ना। तो 20 इंटू में 10, ये हो गया मेरे पास यहां पे 200 मीटर। स्टार्टिंग से अगर तीनों स्टेटमेंट को भी जोड़ दिया जाए तो स्टार्टिंग से ये निकल के आ रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद दोनों के दोनों मिलेंगे। तो यहां पे तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से तो निकालना था 360। तो तीनों स्टेटमेंट से मैं ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सकता कि जो ऊपर मेन स्टेटमेंट दे रखी थी वो ट्रू होगी। ठीक है, तो अब चार ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी तीनों कथन एक साथ लेने पर भी पर्याप्त नहीं है। तीनों कथन को एक साथ ले लिया मैंने, तब भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। ठीक है, आगे आप पढ़ना चाहो तो आगे भी पढ़ सकते हैं। कथन 1 और 3 को एक साथ लेने पर पर्याप्त है, नहीं मिलेगा आंसर। कथन 2 और 3 को साथ लेने पर पर्याप्त है, तब भी नहीं मिलेगा। सभी तीनों कथन को एक साथ लेने पर पर्याप्त है, ये भी सही नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इसमें आंसर जो होता है या तो ए होता है या डी होता। अगर आप स्मार्ट होते तो इस तरीके से कर सकते थे। क्यों? क्योंकि या तो तीनों को साथ लेने पे इंफॉर्मेशन पर्याप्त है, या तीनों को साथ लेने पे इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है। दोनों आपस में क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो इन दोनों में से एक आंसर मेरा आना ही आना था। ठीक है, सोल्व नहीं करते तुक्का लगाना होता तो दोनों में से एक लगा सकते थे आप।
अगला सवाल मेरे पास, अब देखो ये वाला सवाल क्या आ गया हमारे पास, थोड़ा बड़ा सवाल है स्टेटमेंट का, सोल्व करके देखेंगे। दो पार्ट है, एक पार्ट करा दूंगा, एक पार्ट खुद कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में सिर्फ टाइम वेस्ट होना है इसमें, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहता है P% ऑफ बॉबीज इनकम इज इक्वल टू Q% ऑफ रोनिस इनकम। तो बॉबी की इनकम को B मान लेता हूं, रोन्स की इनकम को R मान लेता हूं। तो P% ऑफ बॉबीज इनकम इक्वल टू Q% ऑफ रोन्स इनकम। तो मैं कह सकता हूं बॉबी और रोन की इनकम का रेशियो क्या आ गया, P/Q आ गया। ये हमें पहली स्टेटमेंट से मिल गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉबी की इनकम क्या है, अगर बॉबी की इनकम अपने आप से Y कम होती और रोन की इनकम अपने आप से जेड ज्यादा होती, तो बॉबी और रोन की इनकम का जो रेशियो होता वो होता M रेशियो N। तो बॉबी की इनकम क्या होती है अपने आप से Y कम, और रोन की इनकम क्या होती है अपने आप से जेड ज्यादा, तो इनके इनकम का रेशियो कितना होता, M रेशियो N होता। ये यहां पे कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल कंबाइंड इनकम ऑफ द डीओ इज X। जो इन दोनों की कंबाइंड इनकम है, तीसरी इक्वेशन अगर मैं बना दूं तो कहता है कि बॉबी और रोन की जो कंबाइंड इनकम है वो X के बराबर है। तो अब बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है। इस तरह का सवाल बनता है, हमने कल वाली क्लास में भी देखा था। अब स्टार्टिंग में देखो, ध्यान रखना, जो वेरिएबल जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में पूछता है जनरली इस तरह के इसमें उसी सीक्वेंस में दे देता है। मैक्सिमम केसेस में अलग भी दे सकता है, बट कुछ नहीं। पहले हमारे पास P आया था, फिर Q आया था। यहाँ पे पहले क्या है, PQYZMNX, ये सारा दे रखा है, तो एक एक करके रखते चले जाएंगे। मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, केस 1। कह रहा है कि P और Q 40 और 56। यहाँ पे P और Q को 40 को और 56 रखूंगा तो B और R 40/56, और ये रेशियो मैं निकालूं तो मेरे पास ये आ गया 5/7। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। Y और Z कितना, 3200 और 2000। तो यहाँ पे Y और Z रख दूं तो B और R का मान मिल रहा है, तो इसे 5x मान सकता हूं, इसे 7x। तो मैं कह सकता हूं 5x माइनस Y क्या है 3200, 7x माइनस 2000 सॉरी, ये किसके बराबर है, M/N। M क्या है मेरे पास 6 और ये है 5, तो ये 6/5 है। दूसरी चीज ये दे रखी है। ठीक, और आगे हमें दे रखा है x का मान कितना, 67200। x क्या है, इन दोनों का सम, तो ये इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम कितना दे रखा है मुझे, 67200। क्या ये चीज समझ आई। अब हमें बताना है सारा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो मेरे पास क्या बेसिकली है, एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन तीनों को सिंप्लीफाई करके किस तरीके से क्या करना है ये निकालना है। कोई भी दो चीज ले लो, तीसरी चीज वेरीफाई करनी कि सही है या नहीं है। तो मैं कौन सी चीज करूंगा, मैं बेसिकली मेरा दिमाग इस तरीके से काम करेगा। देखो इन दोनों को कंबाइंड 5x 7x है, तो 13x यहां से निकाल के ये इसके बराबर होगा, सॉरी 12x कंबाइंड इनकम। x का मान मिल जाएगा, यहां पे पुट कर दूंगा। अगर ये 6/5 आ गया तो वेरीफाई कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन में ये से सोल्व कर लो, आप x का मान निकालो, फिर इन दोनों को ऐड करके देखो क्या ये वाली वैल्यू बन रही है, बन रही है तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपके ऊपर आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं। ठीक है, मेरा तरीका तो ये रहेगा कि पहले मैं इनका x का इंडिविजुअल मान निकाल लूं, यहाँ पे पुट कर लूं और देख लूं 6/5 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मेहनत मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला सोल्व करेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे 12x इसके बराबर, तो एक x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 12 से ये पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो 5 जा 6 जा और 0 0 5600 आ गया। अगर x 5600 है तो आप देखेंगे यहाँ पे 5600 और यहाँ पे भी 5600 मैंने पुट करा। देखो 2 जीरो यहाँ पे भी है, 2 जीरो यहाँ पे भी, 2 जीरो यहाँ पे भी, ये 2 जीरो यहाँ पे भी, तो ये 4 जीरोज क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। कट गई या नहीं कट गई, कट गई। अगले पार्ट में आप ध्यान भी रखते हैं जब सेकंड वैल्यूज पे ट्राई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 56 इंटू में 5 32 है, 7 56 20। आप चाहें तो इसे 4 से काट सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 से काट दूं, क्योंकि 4 सब जगह कॉमन आ रहा है, तो 4 से काटूंगा 14, यहाँ पे काटूंगा 5, यहाँ पे काटूंगा 8 और यहाँ पे काटूंगा तो 14। 14 5 जा 70, 70 -8, यहाँ पे प्लस था सॉरी,
और थोड़ी सी गलती तो नहीं कर दी मैंने लिखने में, एक सेकेंड, बी और आर, P% ऑफ बी इक्वल्स टू Q% ऑफ आर, तो Q बाय आर है ना यार, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसे सही कर लो, ये है Q बाय आर, अगर सॉरी Q बाय P, अगर ये Q बाय P है तो ये उल्टा आएगा, ये आएगा 7x बाई 5x, और अगर ये 7x बाई 5x है तो यहाँ पे मेरे पास ये 7 होगा और ये 5 होगा, ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेना इसे, लिखते टाइम हमने गलती कर दी थोड़ी सी। और अगर ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये प्लस का साइन था, ध्यान रखो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो जाती है, इतने बड़े क्वेश्चन को इसलिए एग्जाम में करना भी नहीं चाहिए अटेम्प्ट। अगर हम देखें यहाँ पे तो 7 इंटू 14 98, माइनस 8 ये आ गया 90, 5 इंटू 14 70, प्लस 5 75, सोल्व करेंगे 15 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 बाई 5, सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट में वैल्यू दे रखे हैं, आप रखेंगे तो ये वाली भी आपकी सही हो जाएगी, और मेरे दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, दोनों में से दोनों कथन संभव है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने पूरी मेहनत करवाई है, इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स आपको सोल्व करना है और आपका आंसर निकल के आएगा। चलूं आगे हम मैं, इसे सही कर लो यहां पे भी। अब ये वाला सवाल है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम एवरेज में देखते भी हैं कि छोटी क्लासेस में भी इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है 9 10th में भी इस तरह के सवाल आते हैं, बट वो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, थोड़ा बेटर वर्जन है, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और दोबारा कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो हो सकता है आप एग्जाम टाइम में सोच भी पाए। बड़े ध्यान से पढ़ने वाला सवाल होता है, हमें क्वेश्चन को समझना है और उसके बेसिस पे अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, The expense of a boarding house is partly fixed and partly varies on the number of boarders, ठीक है। एक बोर्डिंग हाउस है, ठीक है, जहां पे जो खर्चा होगा वो कुछ तो डिपेंड करेगा, कुछ तो फिक्स होगा, और कुछ जितने लोग उसके अंदर रहने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप मान लो आपने कहीं एक दुकान चलानी है, ठीक है, आपने एक दुकान ली, उसे किराए पे ले ली, और दुकान पे 10 लोग काम करने के लिए रख लिया, और उनका खाना भी आप ही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, एक तो दुकान का किराया जो कि फिक्स होगा, और दूसरी चीज जितने लोग रहेंगे खाना उतना ही आएगा, तो उसकी वजह से एक्सपेंस बनेगा। तो पार्टली तो फिक्स हो गया कि दुकान का जैसे फिक्स्ड एक्सपेंस है किराया, और बाकी जितने लोग उसके अंदर काम करने वाले हैं उनका जो खाने का खर्चा होगा या उनकी जो सैलरी होगी वो वेरिएबल वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो टोटल खर्चा इस तरीके से निकलता है, ठीक। तो इसी तरीके से कह रहा है कि एक बोर्डिंग हाउस का जो खर्चा है वो पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली नंबर ऑफ बोर्डर्स पे डिपेंड करता है। जो प्रॉफिट पर हेड पर मंथ है वो क्या होगा अगर हमारे पास 80 बोर्डर्स हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब आगे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट्स, ये आपको बताना है। पहला है ईच बॉर्डर पेज $780 आ मंथ, अगर हर एक बॉर्डर $780 आ मंथ पे करे। हमसे यहाँ पे एक बॉर्डर जो पैसे दे रहा है ये बता रखा और हमसे पूछा 80 बॉर्डर्स का प्रॉफिट। क्या मैं डायरेक्टली ये चीज निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और रिलेट करके दिखा देता हूं कि प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपकी दुकान पे मान लो आपने क्या करा, एक मैच चलाया, ठीक है, आपने किराए की जगह ली, इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने घर लिया है किराए पे और आपने कहा कि यहां पे मैं लोगों को बुलाऊंगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को रखूंगा यहां पे, ठीक है, और उनका खाना मैं अपनी तरफ से ही करूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट से टोटल पैसा लेंगे पर स्टूडेंट, आप कहेंगे सर महीने का आपको इतना रुपए देना है, तब मैं आपको अपने घर में रहने दूंगा और आपसे क्या करूंगा, आपको खाना भी दूंगा। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? आप कहेंगे सर जितने स्टूडेंट्स आपने रखे या फिर नंबर ऑफ बोर्डर जितने हैं इनटू में प्राइस पर पर्सन, एक पर पर्सन से आप कितना
प्राइस चार्ज करेंगे। ये तो आपका क्या हो गया, जो आप अमाउंट इकट्ठा करेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस एक तरीके से हो गया कि इतने रुपए में आप चीज को बेच रहे हैं, अपने घर को दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पूरे महीने का पैसा आपको ऐसा मिलेगा। आपका खर्चा क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका क्या होगा, मेरे पास कोई फिक्स्ड रेंट होगा, उसे रेंट को फिलहाल मैं आर मान लेता हूं। ठीक है, एक फिक्स्ड रेंट होगा, और पर पर्सन का खाने का कुछ खर्चा होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, जितने में भी मेरे पास लोग होंगे, ठीक है, उनका पर पर्सन खाने का खर्चा। ठीक है, तो पर पर्सन कॉस्ट कह लो आप, या फिर मैं कह लेता हूं कि एक बंदे का पर पर्सन खाने का खर्चा है फूड का एफ। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से इसे घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या ये स्टेटमेंट आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? जनरली हम एसएससी में इस तरह के सवाल नहीं देखते हैं, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा आपने एक पर्सन से जो पैसा लिया, वो पर्टिकुलर पर्सन से जो पैसा लिया वो हो गया आपका इतना, नंबर ऑफ पर्सन इतने हैं तो इतने आपके पैसे मिलेंगे। ठीक है, आपका खर्चा कितना है कि आपने घर का रेंट दिया, जो फिक्स्ड जो खर्चा है वो मान लो आप इसे आर को। ठीक है, और जो पर पर्सन के हिसाब से जो आपका खर्चा आएगा खाने का या जो भी वेरिएबल पार्ट है वो आपने यहाँ पे मान लिया। अब ये समझाने के लिए मैंने रेंट और एफ लिखा था, लेकिन जनरली इसमें क्या लिखेंगे, जो फिक्स्ड खर्चा है वो उसे मैं एफ मान सकता हूं, और जो मेरा वेरिएबल खर्चा है उसे मैं क्या मान लेता हूं, उसे मैं मान लेता हूं वी। ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से जो मेरा वेरिएबल खर्चा है, और ये मेरा टोटल प्रॉफिट निकल गया। अगर इसे मैं पर पर्सन प्रॉफिट के हिसाब से बांट दूं तो एन लोग हैं और मेरे पास पर पर्सन प्रॉफिट कितना है, पी है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझिएगा। एन नंबर ऑफ पीपल है, ये है फिक्स्ड कॉस्ट, ये है पर पर्सन वेरिएबल कॉस्ट, पर पर्सन वेरिएबल कॉस्ट, और यहां पे मेरे पास प्राइस पर पर्सन जो आप लोगों से ले रहे हो यहां पे अपने जगह रखने का। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट तो ये कहती है कि हमने क्या करा, हर एक पर्सन से ईच बॉर्डर क्या करेगा, $780 पर पर्सन पे करेगा। तो मेरे पास एन का मान कुछ भी हो सकता है, यहां पे 3 जगह एन मान रहा है, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट पर पर्सन ही निकालना है, 80 बॉर्डर्स का प्रॉफिट निकालना है पर हेड के हिसाब से। तो मतलब मुझे पी का ही मान निकालना है, अगर 80 बॉर्डर्स हो तो क्या प्रॉफिट होगा। तो एन से पूरे को डिवाइड कर देता हूं, तो पी 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 पर पर्सन कॉस्ट, इसे भी और सिंपल सोल्व कर लेते हैं, पी सी जो हम पर्टिकुलर पर्सन से निकाल रहे हैं, तो पी सी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कितने लोगों में बढ़ जाएगी, एन लोगों में बढ़ जाएगी, माइनस एक पर्सन की वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरे पर पर्सन से जो मेरी इनकम होगी इसके बराबर। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई। अब क्या आता है कि हम प्रत्येक पर्सन से $780 लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाए, 780 हो जाए। अगर ये वाली वैल्यू मिल गई, क्या मैं बता सकता हूं पर पर्सन से कितनी कमाई होगी, नहीं बता सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट कहती है द प्रॉफिट इज 108 पर हेड पर पर्सन अगर 50 बॉर्डर्स हो। तो यहां पे अब नंबर ऑफ पीपल सेकंड स्टेटमेंट में क्या कर दिया, नंबर ऑफ पीपल को कह रहे हैं कि यार ये 50 हो जाए मेरे पास। ठीक है, और जो प्रॉफिट है ये वाली वैल्यू मुझे दे दे कितनी, 108। तो भी क्या मैं बता सकता हूं, आप देखो इसे भूल जाओ अभी, तब भी मैं यहां पे पर पर्सन का दे रखा है, लेकिन फिर भी मुझे इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं मिल रही, तो मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता। ठीक, सेकंड केस कहता है कि अब इसी के अंदर क्या हो जाए कि प्रॉफिट हो जाए मेरा 128। अब क्यों नहीं बता पा रहा था, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल वाला कंपोनेंट अलग था। फर्स्ट पार्ट में ये वाला पार्ट हमें दिया, सेकंड पार्ट में हमें ये दिया। सेकंड पार्ट में अगर एन की वैल्यू भी मैं रख दूं तो भी मेरे पास कितने वेरिएबल रह गए, एक वेरिएबल ये रह गया, एक वेरिएबल ये रह गया। एक इक्वेशन से अभी भी मैं सारे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं बता सकता, तो मैं अपना क्वेश्चन जो भी सिंपल इक्वेशन है वो सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी मैं अपने आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा। तीसरा पार्ट है, अगर प्रॉफिट मेरा 128 हो जाए और बॉर्डर्स हो जाए 60। अब यहां पे सेकंड थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट ये वाली वैल्यू क्या हो जाए मेरी, 128 हो जाए और बॉर्डर्स हो जाए 60। अब इसे स्टेटमेंट को देखूं तो भी मैं इंडिविजुअली नहीं बता पाऊंगा, एक सिंगल इक्वेशन बनेगी। खाली इसे देखूंगा तो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, इसे और इसे मर्ज कर देता हूं,
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 को मर्ज कर देता हूं तो मेरी दो वेरिएबल की एक इक्वेशन बनेगी, तब भी नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को मर्ज कर दूं तो शायद मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊं। कैसे? अगर मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मर्ज करता हूं तो आप कहेंगे सर मेरी इक्वेशन बनेगी 780 माइनस में एफ जो भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय पर्सन कितने हो गए 50 और माइनस में जो वेरिएबल कॉस्ट है एक पर्सन की और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हो रहा है 108 का। ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर मैं स्टेटमेंट 1 और 2 को करा, यहां पे स्टेटमेंट 1 और 3 को कर दूं कंबाइन तो 780 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पे अब कितने लोग हो गए 60 लोग हो गए, वेरिएबल कॉस्ट पर पर्सन की जो भी होगी और यहां पे प्रॉफिट कितना हो गया 128, है ना। तो अब मेरे पास पहली और दूसरी और पहली और तीसरी को स्टेटमेंट बना के मेरे पास क्या बन रही है, दो इक्वेशंस बन रही हैं। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व करके मैं किसका मान निकाल सकता हूं, इसका भी मान निकाल सकता हूं मैं, एफ का भी और इस वाले का भी निकाल सकता हूं। अच्छा, एक्चुअली में हमें क्या बताना है, हमें वैल्यू बतानी है कि भैया अगर 80 बॉर्डर्स हो तो पर पर्सन प्रॉफिट कितना होगा। तो मुझे क्या निकालना है, पर पर्सन प्रॉफिट अगर 80 बॉर्डर्स हो। तो अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को यूज करूं तो बेसिकली 780 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 80, ये प्लस था, मैंने तो सब जगह गलत कैसे लिख दिया, ये सॉरी, टोटल कॉस्ट में ये प्लस होगा तो यहां पे ये प्लस और यहां पे मेरे पास क्या होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये मान निकालना है। आप कहेंगे सर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मुझे ये और ये मिल जाएगा, जैसे ये और ये मैं इधर पुट करूंगा और फर्स्ट स्टेटमेंट से ये मिल ही रहा है तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं आंसर अपना बता सकता हूं। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट मिलके सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तीनों कथन एक साथ लेने पर पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमें निकालना नहीं है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी 80 होने पे, अगर नंबर ऑफ बॉर्डर्स 80 हो जाए, बस हमें बताना था क्या इन तीनों को लेके हम बता सकते हैं क्या वैल्यू होगी, तो वो हम बता सकते हैं। क्लियर? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको लगा होगा क्योंकि ये कुछ नई चीज है, इसमें हम सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस तो करते हैं लेकिन इतना ज्यादा लेवल पे जाके इस तरह के क्वेश्चंस को हम नहीं देखते हैं। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 ये रह गया हमारा, बाकी तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये वाला करना नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है और ये वाला क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है कि एग्जाम टाइम में हम इसे सोल्व कर ही नहीं सकते। मैं आपको समझा देता हूं इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से चीजें चल रही हैं। देखो, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर ग्रुप्ड, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को हमने कुछ इस तरीके से ग्रुप कर दिया। ठीक, पहले में एक वैल्यू है, फिर इसके आगे वाली 2 और 3 दो वैल्यू है, फिर यहां पे मेरे पास थर्ड ग्रुप में 3 वैल्यू है और ऐसे चलता रहेगा, है ना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सही है? पहला है सम ऑफ द टर्म्स इन द लास्ट ग्रुप इज इतना, जो लास्ट ग्रुप में टर्म्स होंगी उसकी सारी टर्म्स का सम क्या होगा, ये होगा। दूसरी स्टेटमेंट है कि 20 ग्रुप्स टोटल होंगे और तीसरी स्टेटमेंट है सम ऑफ द ऑल द टर्म्स टिल द लास्ट बट वन ग्रुप इज जितना। अभी थर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर सारी टर्म्स का सम कर दूं बट द लास्ट, मतलब लास्ट वाली को छोड़ के, तो हमारे पास जो सम आएगा वो इतना आएगा। अब तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से आप कौन सी स्टेटमेंट को पहले निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना कि कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, है ना, तभी तो आप आगे सोल्व करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करना सबसे पहला काम है मेरा, तो ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये आप देखिए फटाफट से। हमने कहा पहले ग्रुप में एक टर्म है, दूसरे ग्रुप में 2 टर्म है, तीसरे ग्रुप में 3 टर्म है। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पे मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं, n ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा पहले ग्रुप में एक टर्म, दूसरे ग्रुप में 2 टर्म, तीसरे ग्रुप में 3 टर्म, और ऐसे अगर हम चलते रहें तो मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं, n ग्रुप्स हैं। तो n ग्रुप में कितनी टर्म होंगी? आप कहेंगे सर n टर्म्स होंगी। फर्स्ट ग्रुप में एक टर्म है, सेकंड ग्रुप में 2 टर्म है, तो अगर n ग्रुप्स हैं मेरे पास तो n ग्रुप में कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी। ठीक है, तो वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे n टर्म्स होंगी, तो इसका मतलब मान क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इन सबको सम करने के बाद
टोटल कितनी टर्म्स बन रही हैं अगर मैं सारी टर्म्स को सम करूं, हर ग्रुप की इंडिविजुअल टर्म को भी सम करूं, 1, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, टोटल 210 तक जा रहा है। तो इन सब का सम मेरे पास किसके बराबर होगा, ये 210 के बराबर होगा। वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दी nth ग्रुप, और n ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में कितनी टर्म्स हैं, ध्यान से लिख रहा हूं मैं फिर से, एक टर्म है। सेकंड ग्रुप में कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इस तरीके से चल रहा है। तो मेरे पास अगर n ग्रुप होंगे तो n ग्रुप में nth ग्रुप में कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी। तो मैंने यहाँ पे n ग्रुप सारे के सारे लिखे, तो nth ग्रुप में कितनी n टर्म्स, n-1th ग्रुप में कितनी होंगी, n-1 टर्म होंगी, और इस तरीके से चलेगा। तो क्या ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर दे रखा है, 210 के बराबर दे रखा है। तो आप सोल्व करके निकाल सकते हैं कि मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, n इंटू में n+1, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 420। किन दो नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 420 आएगा, आपको ये बताना है। तो इस केस में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप देखेंगे कि इन दोनों में ये बेसिकली n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म में देख सकते हैं कि किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बड़ी वैल्यू ये मेरे पास है 420। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, इससे छोटा होता है 400, इससे बड़ा होता है 441। तो मेरे पास जनरली n का मान क्या आना चाहिए, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो n मेरे पास क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। पूरा बेसिक से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं n को 20 रख दूं तो आप कहेंगे सर 20 इंटू 21 क्या आ जाएगा 420। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 20 हैं। यही इस स्टेटमेंट में भी दे रखा था। तो आप यहां पे डायरेक्टली अगर स्टेटमेंट के हिसाब से चलते 20 रख के देख लेते, वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या क्या है, तीनों कथन सही हैं, केवल कथन 2 सही है, ये दोनों हो सकते हैं। कथन 1 और 2 सही है लेकिन कथन 3 गलत है, ये भी हो सकता है। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं लेकिन कथन 1 गलत है, तो ये भी हो सकता है। अगर मैं इन चारों स्टेटमेंट को पहले ही पढ़ लेता तो मुझे वैसे ही पता चल जाता है यार ये वाला टर्म तो बिल्कुल ट्रू है ही है, चारों स्टेटमेंट में कथन 2 को सही कर रखा है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो 20 ही होंगी, तो मुझे ये निकालना भी नहीं पड़ता। लेकिन ऑल्दो निकाल भी लिया तो सेकंड्स के काम तो मन मन में भी किया जा सकता था। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 20। अब कहता है पहला अगर मैं देखूं तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द लास्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप की टर्म्स का सम क्या होगा। लास्ट ग्रुप में कितनी टर्म्स होंगी 20 टर्म्स होंगी। तो 210 तक जा रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ होगा 191 से स्टार्ट हुआ होगा, 191 का स्क्वायर 192 का स्क्वायर, और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 210 के स्क्वायर तक। इसका सम मुझे बताना है कि सम क्या, ये सम मेरे पास 8046660 है या नहीं है। क्या आप ये निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं आप, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्या हम एग्जाम टाइम में कर पाएंगे, नहीं। कैसे करना है मैं बता देता हूं। हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मैं यहां पे एक नया पेज लेता हूं, सम ऑफ ये होता है मेरे पास n इंटू में n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर मैं यहां से देखूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डैश डैश कहां तक चला जाऊं, सारे टर्म्स का 210 स्क्वायर तक का सम कर दूं, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 210 इंटू में 211 इंटू में 210 इंटू 2 420 और जमा 1 421 भाग 6, ठीक है। अब इसमें से क्योंकि मुझे बीच में से पूछा गया था, मुझे क्या सबट्रैक्ट कर दूं मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 190 स्क्वायर तक। तो ये आ जाएगा मेरे पास 190 इंटू में 191 इंटू में 381 डिवाइडेड बाई 6। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 191 का स्क्वायर प्लस 192 का स्क्वायर। आप निकाल सकते हैं, इसे सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर ले, मेरे बस की तो नहीं है, तो मैं एग्जाम टाइम में से नहीं सोल्व करूंगा विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूनिट डिजिट से भी करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक यूनिट डिजिट से भी आपको मिल गया, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है यार। यूनिट डिजिट पूछ लेता तो फिर भी आसान था कि चलो मैं सोल्व करके यूनिट डिजिट निकालूंगा, देख लूंगा ये आ रहा है नहीं आ रहा तो मैं कर लूंगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू सोल्व करके इसका आंसर बता पाना एग्जाम टाइम में पॉसिबल नहीं है। बाकी आप आंसर निकाल लेना,
जो इसमें स्टेटमेंट 1 दे रखी थी एक्चुअली में गलत थी, ठीक है, जो आंसर एसएससी जो टीसीएस का आंसर है उसके हिसाब से ये गलत है, तो वेरीफाई नहीं होगा। तीसरा केस कह रहा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स टिल द लास्ट बट वन ग्रुप इज इतना, लास्ट के ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रुप्स की टर्म्स का सम कितना होगा, इतना होगा 2304415। तो अगर मैं लास्ट ग्रुप को छोड़ दूं, देखो क्या ये मेरे पास, अगर मैं लास्ट ग्रुप को छोड़ता हूं, जो ये वाली वैल्यू मैंने निकाली, इसमें सिर्फ लास्ट ग्रुप तो नहीं है, स्टार्टिंग के 19 ग्रुप्स हैं, स्टार्टिंग 19 ग्रुप्स का सम है। हमसे पूछा क्या इसका सम जो आएगा वो इसके बराबर होगा 2304415, और ये सही है। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ भी जाएगा 2304415। तो आप सोल्व करके निकालना चाहें तो निकाल लेना। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, स्टेटमेंट 2 और 3 सही है लेकिन फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने वाला पार्ट था। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूं एक बार, ठीक है। अगर हम देखें यहां पे तो लास्ट में जो हमारा पार्ट छूटा, अगर हम इस वाले पार्ट को स्टार्टिंग के 19 ग्रुप्स को देखें तो वो 190 स्क्वायर तक जाएगा, इनका सम मैं करूंगा तो ये वाला पार्ट बनेगा और इसकी वैल्यू मेरे पास यही आएगी। तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही होगी, स्टेटमेंट 2 भी सही होगी, लेकिन स्टेटमेंट 1 अगर मैं निकालता हूं इसमें से, इसे सब्ट्रैक्ट करके, तो जो ये वैल्यू आएगी ये मेरी ये वाली वैल्यू नहीं होगी, 804660 नहीं होगी। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं लेकिन कथन 1 गलत है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आपसे इस वीडियो में यह हेल्प लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।